नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण का हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है। पहले पार्ट के बाद से अब इसका जस्ट दूसरा नंबर है, तो आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे जनसंख्या के सिद्धांत से। जनसंख्या के सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो जनसंख्या का सिद्धांत जिन्होंने दिया था वो थे प्लेटो। उसके बाद से रॉबर्ट माल्थस, फिर कार्ल मार्क्स ने अपनी जनसंख्या पे विचार दिया था। इनका क्या कहना था, देखिए। सबसे पहले प्लेटो ने जनसंख्या और संसाधन संबंध पर विचार दिया था। इसके बाद से व्यवस्थित या वैज्ञानिक विचार जो प्रस्तुत करने का जो प्रथम श्रेय जाता है वो जाता है माल्थस को। कार्ल मार्क्स ने जनांकीय चिंतन की जैविक अवधारणा के विपरीत साम्यवादी सिद्धांत के आलोक में या संबंध में सामाजिक अवधारणा के आधार पर अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये रहा इनकी संक्षिप्त वर्णन। आगे हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। इसमें और भी कह रहा है कि इनके अलावा बहुत से जो विद्वान हैं, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले नियमों को खोजने का प्रयास किया। जनसंख्या के सिद्धांत को दो वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? एक था प्राकृतिक सिद्धांत और दूसरा सामाजिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्रथम प्रतिपादक माल्थस साहब थे। इस आधार पर जनसंख्या सिद्धांत के अन्य जो प्रतिपादक थे उसमें से थॉमस सैंडलर, थॉमस डब्ल्यू एवं हर्बर्ट स्पेंसर थे। सामाजिक सिद्धांत की बात करें तो सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित जनसंख्या के सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वालों में हेनरी जॉर्ज आर्सेन ड्यूमॉन्ट, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो रॉबर्ट माल्थस हैं, इनके यानी कि प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में हम लोग रॉबर्ट माल्थस को देखेंगे। रॉबर्ट माल्थस का कहना है कि यदि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि में गुणोत्तर श्रेणी से वृद्धि होती है, जैसे एक हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से फिर 64, जस्ट उसमें मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बताएं कि जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। जबकि वहीं जीविकोपार्जन के बारे में बताते हैं कि इसमें मात्र समांतर श्रेणी से वृद्धि होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 करके वृद्धि होती है। तो ये कहते हैं कि यदि जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं किया गया तो जो खाद्य आपूर्ति है और जनसंख्या में जो गैप है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और जिसके वजह से क्या होगा कि खाद्य आपूर्ति न होने के कारण ज़्यादा दबाव पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसको नियंत्रित करने के लिए क्या होगा, इसमें दुर्भिक्ष होंगे, यानी कि अकाल पड़ेगा, संक्रमण रोग, युद्ध और अकाल मृत्यु जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। अब इस पे नियंत्रण के इन्होंने उपाय दिया कि इस पे नियंत्रण जो स्वयं से करना ज़्यादा बेहतर होता है, यानी कि आत्मनियंत्रण के बारे में बात करते हैं, प्राकृतिक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि यदि अगर जनसंख्या पे वृद्धि पे नियंत्रण करना चाहते हैं तो जो शादी के जो उम्र होती है उसमें लेट से शादी किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, ठीक है, और भी जो मार्केट में जैसे जो कृत्रिम साधन है उसका उपयोग किया जाए। जबकि कृत्रिम से ज़्यादा है इन्होंने प्रकृति पे बल दिया है। ठीक है, इसके बाद से आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है, ये कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में 1867 में अपना विचार प्रस्तुत किया था। उनका यह जनांकीय चिंतन जैविक आधार पर नहीं बल्कि साम्यवादी दर्शन से प्रभावित था, जो पूर्णतः सामाजिक आर्थिक अवधारणा पर आधारित है। कार्ल मार्क्स को आप लोग जानते होंगे कि जो कार्ल मार्क्स थे ये साम्यवादी विचारधारा के प्रतिपादक थे। इन्होंने वैश्विक समाज को दो वर्गों में बांटा है। एक वर्ग है गरीब और दूसरा वर्ग अमीर। ठीक है, इनके अनुसार गरीब यानी श्रमिक वर्ग अपनी आय को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति के संग्रह व श्रमिकों की फौज तैयारी करने पर बल देता है,
जिससे क्या होता है कि उसके जनसंख्या में वृद्धि को गति मिलती है। और अमीर वर्ग धन संग्रह पर बल देते हुए श्रमिकों की अतिरिक्त शक्ति को निरंतर यानी कि सस्ता बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। इनका कहना है कि जो गरीबी है, बेरोजगारी है, जो दरिद्रता है, ये जो पूंजीपति वर्ग हैं इनके बुराइयों का देन है, जिसके वजह से जो जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है और गरीबी, इसका संबंध इन्होंने दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका कार्ल मार्क्स का विचार। इसके बाद से हम लोग देखेंगे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जो जनसंख्या सिद्धांत क्या है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को माना जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है क्या? किसी देश की वह जनसंख्या जिसे वहां उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है। यानी कि अगर जो कोई देश है वहाँ पे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, उनके अनुसार वहाँ पे जीवन स्तर प्राप्त होता है। यानी वह जनसंख्या जो उस देश के प्राकृतिक एवं अन्य साधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जिससे उस देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिकतम प्राप्त किया जा सके, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। यदि कहते हैं कि अगर जनसंख्या जो प्राकृतिक संसाधन है उससे जब कम जनसंख्या है तो भी अनुकूलतम नहीं होगा, और उससे अधिक होगा तभी वो अनुकूलतम नहीं होगा। रॉबिन्सन ने अधिकतम उत्पादन एवं कार्ल सैंडर्सन ने प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की परिकल्पना दी है। डाल्टन ने एडविन केनन के द्वारा दिए जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना से सहमति किया है, व्यक्त किया है। अब हम लोग देखेंगे जनांगीकी संक्रमण का सिद्धांत। जनांगीकी संक्रमण का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं वो कौन कौन से हैं? W.S. थॉमसन, इन्होंने 1929 में अपना विचार प्रस्तुत किया था, और F.W. नोटस्टीन ने 1946 में अपना विचार प्रतिपादित किया था। यहाँ पे दे रहा है कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो क्रमिक चरणों में होती है और इनको 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वहीं पे जो कोलिन क्लार्क हैं, इन्होंने जनांगीकी संक्रमण की परिकल्पना को समर्थन करते हुए 5वीं अवस्था की परिकल्पना किया है। कोलिन क्लार्क ने 5वीं अवस्था का परिकल्पना किया है। इसमें देखेंगे कि जो जनांगीकी की क्रमिक चरणों की अवस्था है, इन अवस्थाओं को जनांकीविद जनसंख्या चक्र कहते हैं, और जो भूगोलविद हैं वो जनांगीकी संक्रमण संज्ञा प्रदान करते हैं। तो यह अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जनांगीय संक्रमण की जो 5 अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो पहला अवस्था है उसको बोलते हैं औद्योगिक पूर्व या आधुनिक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक पाई जाती है। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था भी कहा जाता है। इसमें ये माना जाता है कि ये जो अवस्था होता है ये प्राकृतिक अवस्था होता है। इसमें कभी मृत्यु दर अधिक हो जाती है, कभी मृत्यु दर अधिक हो जाती है, तो कभी जन्म दर अधिक होता है। ये जो समय होता है अस्थिर होता है। ठीक है, इसके बाद से आता है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि जो जन्म दर होता है वो उच्च होता है और मृत्यु दर निम्न होता है। इस अवस्था में मृत्यु दर कम और जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की लक्षण दिखाई देती है। विश्व के ज़्यादातर विकासशील देश हैं इसी अवस्था में हैं। अब देखिए, इसमें और चीज़ आपको बता दें कि जैसे जो द्वितीय अवस्था होती है तो समय के अनुसार क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है, जो प्रौद्योगिकी होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो चिकित्सकीय यानी कि जो चिकित्सा सुविधा होता है उसके कारण यहाँ पे मृत्यु दर में तो कमी आ गई, लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी ये जो अवस्था है ये पिछड़े हुआ है। अब हम लोग देखेंगे तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों इसमें कम है
और यहाँ पे जो जन्म और मृत्यु दर में कमी का जो कारण बताया गया है वो मतलब कारण जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो धीमे गति से होती है। यानी कि जो तृतीय जो अवस्था होता है इसमें मृत्यु दर भी कम रहती है और जन्म दर भी कम रहता है, ठीक है, जिसके कारण जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो धीमे गति से होती है। भारत सहित 1991 से यह अवस्था पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशियाई देशों में स्थित है, ठीक है। इसके बाद से आता है आपका चौथा अवस्था। चौथा अवस्था में 1950 के बाद से यह अवस्था विकसित समाज में पाई जाती है। इस समाज में जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो स्थिर होती है, जैसे कि यूएसए, कनाडा, सिंगापुर और जर्मनी इत्यादि देशों में ये चतुर्थ अवस्था पाई जाती है। कुछ जो मतलब अर्थशास्त्री हैं इनका कहना था कि 2020 के बाद से जो भारत है वो भी चौथी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कोलिन क्लार्क की पांचवी अवस्था। इन्होंने जनांकिकी संक्रमण की जो पांचवी अवस्था में बताया कि जन्म दर मृत्यु दर से कम होगा, जिसका परिणाम किसी समय शून्य होगा। इसे जनांकिकी अपर्दन या जातीय संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। यह प्रवृत्ति अत्यंत विकसित देशों में पाई जाती है, जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड इत्यादि देशों में ये पांचवी अवस्था देखने को मिलती है। यानी कि ये अपना विकास कर चुके हैं, अब विकास के लिए यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में 1901 से 21 की अवधि में जो गति जो वृद्धि थी यानी कि जो गति थी वो धीमी थी, ठीक है। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस समय एक तो भारत जो ब्रिटिशर्स थे उनके गुलाम था, यानी कि भारत उपनिवेश था। दूसरा चीज़ कि उस समय अकाल भी बहुत ज़्यादा पड़े थे, इसके कारण उस समय ये प्रथम अवस्था उस हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद से 1921 से 51 की जो समय था या जो दशक था उसमें जो वृद्धि थी वो स्थिर वृद्धि थी। फिर 1951 से 1981 के समय बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस समय क्या हुआ कि जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जो जनसंख्या हुई उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई, बहुत तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर 1981 से 2011 के जो अवधि है इस दौरान जनसंख्या में वृद्धि तो हुई लेकिन कमी के साथ वृद्धि हुई, जबकि 51 से 81 के दशक में लगातार वृद्धि होती गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे वही बातें लिखी है कि अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत 2020 के बाद चौथी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आयु संरचना। जो आयु संरचना है ये जन्म तिथि एवं जनगणना के बीच के जो अंतराल है उसे आयु कहा जाता है, जिसे पूर्ण वर्षों में व्यक्त किया जाता है। एक समुदाय के सामाजिक संबंधों पर आयु संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे कोई नियोजन, सामुदायिक संस्थाओं का नियोजन आदि। आयु संरचना पर जो प्रभाव डालने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें कौन कौन से हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, अकाल, संक्रामक रोग एवं जनसंख्या नीति आदि कारकों से आयु संरचना प्रभावित होती है। जैसे कि देखेंगे आप कि चीन में जनसंख्या नीति और जापान में, चीन में क्या हुआ कि जब वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक हो गई, जनसंख्या वहाँ पे बढ़ने लगी, तो उसने क्या किया कि सिर्फ एक बच्चे को ही मतलब पैदा करने का आदेश दिया, ठीक है। वहाँ पे एक कानून बन गया। जबकि जापान में क्या हुआ कि वहाँ पे जो ये गर्भधारण वाला है, मतलब कि गर्भपात का कानून पास कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, जो बाल अवस्था था, जो बाल आयु वर्ग के जो लोग थे, जो जनसंख्या थी उसमें कमी आ गई, ठीक है। अब देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो गई है। आयु संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण की निम्न 3 विधियां हैं। कौन कौन से हैं इसमें? एक है आयु पिरामिड, दूसरा आयु वर्ग और तीसरा आयु सूचकांक। आयु पिरामिड में क्या है कि इसमें ये कहा जाता है कि अगर जो
0 से 14 वर्ष के बच्चों में अगर जो जनसंख्या अधिक होगी तो उसका जो आधार क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे प्रौढ़ के मतलब 15 से जो 64 वर्ष के व्यक्ति हैं उनके जनसंख्या में थोड़ा सा स्लोप आएगा। फिर जो 60 प्लस वाले हैं, यानी कि 60 प्लस या 65 प्लस कह सकते हैं, जो हैं उनकी जो आयु पिरामिड होगी वो काफ़ी नुकीली होगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार से इसका आयु पिरामिड बनेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इसमें कुछ कमियां रह गई, उस कमी को पूरा करने के लिए ठीक है आयु वर्ग सिद्धांत लाया गया। इसमें बाल आयु वर्ग को 0 से 14 वर्ष, ठीक है, और प्रौढ़ आयु वर्ग हैं उनको 15 से 64 वर्ष, और जो वृद्ध आयु वर्ग हैं उनको 65 से ऊपर रखा गया है। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो 15 से 39 देखिए जो प्रौढ़ आयु वर्ग है उनको पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 15 से 39 वर्ष के जो मतलब बीच में हैं उनको युवा वर्ग कहा गया है, और जो 40 से 64 वर्ग के जो बीच में हैं उनको प्रौढ़ वर्ग कहा गया है। ये इसमें कहा गया है कि जो युवा वर्ग होता है वो सर्वाधिक उत्पादक होता है, क्रियाशील होता है, सशक्त होता है और प्रजननशील होता है, जबकि जो 40 से 64 वर्ग का जो व्यक्ति है वो युवा वर्ग के अपेक्षा कम क्रियाशील होता है और प्रजननशील भी कम होता है। ऐसा इसके बाद से इसमें यह भी कहा जाता है कि ये जो युवा वर्ग हैं इनके जो मतलब 0 से जो 14 वर्ष के जो बाल्यावस्था होती है ये इन पे भारित होते हैं। किन पे? प्रौढ़ आयु वर्ग पे भारित होते हैं। सैंडबर्ग का कहना है, सैंडबर्ग का, कि यदि किसी देश में जो बाल जनसंख्या है वो 40% से अधिक है, ठीक है, 40% से अधिक है, तो वो जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है? प्रगतिशील होती है, प्रगतिशील होती है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देखेंगे जो आयु सूचकांक है। आयु सूचकांक के बारे में आपको बता दें कि इस अनुपात की जो परिकल्पना होती है ये मानव शक्ति के नियोजन, किसके लिए? मानव शक्ति के नियोजन के और जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण, प्रवास विश्लेषण आदि के लिए ये महत्वपूर्ण होता है जो आयु सूचकांक होता है। ठीक है, भारत में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 2011 में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या 35.5% दशकीय वृद्धि के साथ 7.6 करोड़ से बढ़कर 10.39 करोड़ हो गई। भारतीय जो सांख्यिकी मंत्रालय है इसने 2015 में एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी जो संख्या है 35% दशकीय वृद्धि के साथ, ठीक है, 7.6, यानी कि जो 2001 में जनसंख्या 7.6 करोड़ थी उससे बढ़कर 10.39 करोड़ हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो है वो 14.2 है, जो वर्ष 2001 में कितनी थी? 10.9 थी। ठीक है, यहाँ पे आइए 60 प्लस आयु वाले जो शीर्ष राज्य हैं, जो न्यूनतम राज्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो शीर्ष 60 प्लस आयु वाले जो शीर्ष राज्य हैं उनमें से केरल पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे गोवा, तीसरे पे तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल है। ठीक है, तो ये क्रम से हैं, क्रम पूछता है, जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। केरल में है 12.6%, गोवा में 11.2%, तमिलनाडु में 10.4%, पंजाब में 10.3%, हिमाचल प्रदेश में 10.2%। ये सारे आंकड़े आपको दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद से न्यूनतम जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? जो न्यूनतम जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश को हम देखेंगे कि 4.6%, वहाँ पे 60 प्लस जो
एज वाले पर्सन हैं। वहाँ पे फिर मेघालय का देखेंगे तो ये 4.7% यानी कि 4.7%, नागालैंड का 5.2%, मिजोरम का 6.3% और सिक्किम का 6.7%। ये न्यूनतम 5 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अगला है जनगणना 2011 के अनुसार प्रमुख वर्गों में हुई प्रतिशत वृद्धि। यहाँ पे देखिए ये कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे हुई रहेगा, हुई प्रतिशत वृद्धि हम देख लेंगे। तो जो 0 से 4 वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको 2011 की जनगणना में कितना वृद्धि हुआ, तो ये हुआ 9.3% की वृद्धि हुई। 5 से जो 9 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या में 10.5% की वृद्धि हुई। 10 से जो 14 आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी जो जनसंख्या है उसमें 11% की वृद्धि हुई। और 15 से जो 59 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उसमें 60.3% की, यानी कि सर्वाधिक वृद्धि जो हुई वो 15 से 59 आयु वर्ग के व्यक्तियों में हुई। 60 प्लस यानी कि 60 प्लस वाले जो जनसंख्या है उसमें 8.6% की वृद्धि हुई। और 0.4% ऐसी जो जनसंख्या है जो निश्चित नहीं है। ठीक है, ये आंकड़े एग्जाम में आंकड़ों का ही खेल है। अगर आपको आंकड़े पते हैं, मालूम है और आप याद करके गए हैं तो आपका क्वेश्चन गलत। यहाँ पे एग्जाम में थियरी नहीं आता है, कुछ सिद्धांत होते हैं कि फला सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, वहाँ पे उसका चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो शिकायत आ जाएगी कि यहाँ तो बताया ही नहीं गया, इसलिए कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। और एक चीज़ और, अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा दें। अनूप स्टडी जोन में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास का अंकित सर पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उसमें समझाया है, पढ़ाया है। उन्होंने कृषि की जो सारी सिलेबस है उसे भी कंप्लीट कराया है। और रीजनिंग की क्लासें पढ़ी हुई है, हिंदी की क्लासें पढ़ी हुई हैं, जियोग्राफी की क्लासें, लगभग आपको जो भी तैयारियों से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। और साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है या कोई आप नया टॉपिक शुरू करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और अच्छा लगा तो उस पर हम लोग वर्क भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं मानव विकास संकेतक के बारे में। तो मानव विकास संकेतक के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा कितना है। ये आंकड़े जो हैं ये 2013 से 17 के बीच के हैं, नवीनतम मतलब आंकड़े हैं। तो इसमें 69 जो वर्ष यानी कि 69 ईयर्स ये जीवन प्रत्याशा है, टोटल एवरेज। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पुरुष की औसत आयु है वो कितनी है, 67.8 वर्ष, और महिला का 70.4 वर्ष। तो इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। जन्म दर की बात करें आंकड़े 2017 के अनुसार, तो जो जन्म दर है वो कितना है, 20.2। ठीक है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, 21.1 और शहरी क्षेत्रों में 16.8। ये जो जन्म दर होती है ये प्रति 1000 जनसंख्या पे होता है, यानी कि जहाँ पर 1000 जनसंख्या है वहाँ पे 20.2 व्यक्ति जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो ये 1000 जनसंख्या पे होता है। ठीक है, अगला है मृत्यु दर। मृत्यु दर 6.3 है 2017 के आंकड़े के अनुसार। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो मृत्यु है 6.9% और शहरी क्षेत्रों में 5.3। ये परसेंट नहीं है, 6.3 और ये 5.3 व्यक्ति होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है शिशु मृत्यु दर। जो शिशु मृत्यु दर है वो जन्म से 1 माह के जो बच्चे हैं उनको बारे में कहा जा रहा है। ये प्रति 1000 जीवित बच्चों पे जो शिशु मृत्यु दर है वो कितना है, 33 है। यानी कि 1000 बच्चे जन्म लिए हैं तो उसमें से 33 बच्चे मृत्यु। इसमें शहरी क्षेत्र में 23 है और ग्रामीण क्षेत्र में
37 है। ठीक है, चलिए, प्रति 1000 जीवित जन्म पर 0 से 4 आयु वर्ग के शिशु में देखेंगे हम जो बालक मृत्यु दर है, अभी वो जो मृत्यु दर है वही आगे हम लोग देख रहे हैं। जो बालक मृत्यु दर है इसमें वो 8.7 है, जबकि जो बालिका मृत्यु दर है वो कितना है, 9.2 है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि बालकों की मृत्यु दर कितनी है और जो बालिकाएं हैं उनकी मृत्यु दर कितनी है। देश का प्राकृतिक समृद्धि दर आंकड़े 2017 के अनुसार कितना है, 13.9 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्राकृतिक समृद्धि है वह है 15 और शहरी क्षेत्रों में 11.66। मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 2015 से 2017 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार कितना है, 122 है, यानी कि 1 लाख मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर है 122। ठीक है, कुल प्रजनन दर प्रति महिला औसत कितना है, 2.2। ये ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो 2.4 है और शहरी क्षेत्र में 1.7। फिर कह रहा है कि शीर्ष प्रजनन दर वाले राज्य 2017 के अनुसार, तो सबसे अधिक जो प्रजनन दर वाला राज्य है वो है बिहार 3.2 के साथ पहले स्थान पे है, और उत्तर प्रदेश 3.0 के साथ दूसरे स्थान पे है। ये शीर्ष प्रजनन दर वाले हैं। और शीर्ष 3 जीवन प्रत्याशा वाले राज्य 2013-17 के आंकड़े हैं। ये आंकड़े भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो शीर्ष जीवन प्रत्याशा वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, केरल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। केरल में आप देखेंगे कि 75.2 है, यानी कि 75.2 वर्ष पर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होता है उसकी उम्र होती है। दिल्ली में 74.7 और जम्मू कश्मीर में 74.1 वर्ष है। सैंपल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2019 के अनुसार मई 2019 में भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित किए गए। इसमें 2017 के तक के जो आंकड़े हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। इसमें दिया गया है कि जिसमें देश का प्राकृतिक समृद्धि दर कितना बताया गया है, 13.9। पीछे आप देख चुके हैं। अब कह रहा है कि शीर्ष 4 प्राकृतिक वृद्धि दर वाले राज्य और न्यूनतम प्राकृतिक वृद्धि दर वाले 4 राज्य तो कौन कौन से हैं। देखिए, जो शीर्ष प्राकृतिक वृद्धि दर वाले जो राज्य हैं वो हैं, पहले स्थान पे बिहार, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे राजस्थान है और चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश। यहाँ इनकी प्राकृतिक वृद्धि तो देखिए, ये 20.6, उत्तर प्रदेश 19.2, राजस्थान 18.1, मध्य प्रदेश 18। यहीं पे देख लेते हैं, साथ ही साथ देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में जो शीर्ष प्राकृतिक वृद्धि दर वाले जो राज्य हैं वो हैं दादर नागर हवेली, इसका 19.3 है। और न्यूनतम में देखेंगे तो न्यूनतम में गोवा है 6.4%, और केरल 7.3%, त्रिपुरा 7.8%, पंजाब 7.9%। जबकि वहीं केंद्र शासित प्रदेश में हम देखेंगे कि न्यूनतम जो समृद्धि वाला राज्य है वो है पुडुचेरी 5.9। शीर्ष चार शीर्ष एवं न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य, मतलब कि सबसे अधिक जन्म दर कहाँ पे है, बिहार में है 26.4, उत्तर प्रदेश में 25.9, मध्य प्रदेश में 24.8 और राजस्थान में 24.1। ये जो 4 हैं ये क्या हैं, शीर्ष हैं जन्म दर वाले राज्य। न्यूनतम जन्म दर वाले हैं गोवा 12.5, त्रिपुरा 13, नागालैंड 13.5 और केरल 14.2। ये न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें शीर्ष जन्म दर में दादर नगर हवेली है जिसका 13.6 है, और केंद्र शासित प्रदेश में जो न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है 11.4।
राष्ट्रीय स्तर पे मृत्यु दर कितनी है? तो ये है 6.3 प्रति हजार। राष्ट्रीय स्तर पे जो मृत्यु दर है वो 6.3 प्रति हजार है। इसमें जो सर्वाधिक मृत्यु दर वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सर्वाधिक जो मृत्यु दर है वो 7.5 छत्तीसगढ़, उड़ीसा का 7.4, आंध्र प्रदेश 7.2, पंजाब 7। ये सर्वाधिक मृत्यु वाले हो गए। न्यूनतम में देखेंगे तो नागालैंड में 3.6, मिजोरम में 4.0 और सिक्किम में 4.5। तो न्यूनतम में यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं यहाँ पे जो मृत्यु है वो क्या है? कम है। संघीय राज्यों में सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों की बात करें तो इसमें है पुडुचेरी। पुडुचेरी की कितना है? 7.3 के साथ पहले स्थान पे है। और संघीय राज्यों में न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्यों की बात करें तो दिल्ली की है 3.7 और दादर नगर हवेली की 4.4 है। यानी कि इनकी जो मृत्यु दर है वो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मृत्यु दर है उनसे कम है। फिर हम लोग देखेंगे एसआरएस की रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर है वो 33 है। ठीक है। और सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे, लक्षद्वीप कितना है? 20 और पुडुचेरी 11। यानी कि जो सर्वाधिक जो मृत्यु दर है केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में है और पुडुचेरी में सबसे कम है। सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले 4 राज्य, तो यहाँ पे 4 राज्यों का बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश 47। शिशु मृत्यु दर में देखिए, शिशु मृत्यु दर में जो राज्यों की बात करा जाए तो मध्य प्रदेश है वो पहले स्थान पे 47, असम 44, अरुणाचल प्रदेश 42 और उड़ीसा और यूपी संयुक्त रूप से इनका कितना है? 41। न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड में 7, गोवा में 9, केरल में 10 और मणिपुर सिक्किम में 12, ये संयुक्त रूप से है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जो बदलते समाज है, ठीक है, बदलते सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिकी और महामारी परिदृश्य में मौजूदा समय में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता पड़ी। यह जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है ये 15 वर्ष बाद अस्तित्व में आई है। इसके पहले 2002 में लाया गया था। इस नीति में जन स्वास्थ्य पर व्यय समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि जो स्वास्थ्य नीति पे पूरे जीडीपी का 2.5% किस पे? स्वास्थ्य पे खर्चा करने की बात की गई है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में निर्धारित कुछ जो प्रमुख लक्ष्य हैं उस पर हम लोग देख लेते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को वर्तमान से बढ़ाकर 2025 तक कितना करना है? 70 करना है। अभी कितना है? 69। ठीक है। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को वर्तमान से बढ़ाकर 2025 से, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, सॉरी, 70 करना है। 2025 तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 1 तक लाना। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक इनका लक्ष्य है कि जो प्रजनन दर है उसको घटाकर 1 तक लाना है। 2025 तक 5 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें जो मृत्यु दर को कम करके 23 करना है। फिर मातृत्व जो मृत्यु दर को 2020 तक वर्तमान में 167 से घटाकर 100 प्रति लाख स्तर पे लाना है। नवजात शिशु मृत्यु दर को 2019 तक घटाकर 28 प्रति हजार तक लाना है। ये सारे लक्ष्य हैं। इनका जो भी है लक्ष्य दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार, कब तक इस लक्ष्य को प्राप्ति करना है, ये सारी चीज़ें इसको 1 पॉइंट में दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मृत्यु जन्म की बात करें कि यानी कि स्टिल बर्थ रेट, जो लेने वाले जो बच्चे हैं इनकी दर को कम करके 2025 तक 1 करना है। ठीक है। जो मृत जन्म यानी कि जो बच्चा क्या होता है गर्भ में ही मर चुका होता है और उसकी जन्म की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये घटाकर 1 करने की बात कही गई है 2025 तक। ये है
90-90-90 ये HIV एड्स के लिए 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो HIV के मरीज हैं उनकी जांच हो सके, कम से कम 85% तक के। ठीक है, और उसके बाद से उनको जो मेडिसिन्स हैं, जो उनका केयर है वो हो सके। तो इन सारी चीज़ों को ये 90-90 के अंतर्गत लक्षित किया गया है। ठीक है, अगला है क्षय रोग या टीबी रोग के जो नए स्पुटम पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना, साथ ही 2025 तक इसके उन्मूलन की स्थिति को भी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक दृष्टिहीनता की व्यापकता को घटाकर 25 प्रति हजार तक करना तथा रोगियों की संख्या में वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करने की बात की गई है। वहीं हार्ट अटैक, कैंसर, मधुमेह या शुगर और सांस के जो पुराने रोग से होने वाली जो मृत्यु है उनको घटाकर 2025 तक 25% करना है। यानी कि सब में कमी की, ये जो मृत्यु है इनमें कमी की बात की गई है और स्वास्थ्य में वृद्धि की। देखेंगे 2011 के अनुसार देश में साक्षरता अनुपात, तो 2011 के अनुसार जो देश में साक्षरता है वो कितना है, 73%। इसमें जो महिला साक्षरता है वो 64.6% और पुरुष साक्षरता कितना है, 80.9%। इस प्रकार से इसमें अंतर कितना हो गया है, 16.3% की अंतर है। महिला और पुरुष में साक्षरता जो रेट है उसमें 16.3% की अंतर है। इसमें दे रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। केरल सबसे अधिक साक्षर है। फिर उसके बाद से मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, ये क्रम से देखेंगे तो 94% के साथ पहले स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे मिजोरम 91.3, गोवा 88.7। इस प्रकार से ये सारे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद से कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे जो कम साक्षर राज्य है वो कौन सा है, बिहार है, 61.8% के साथ सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है 65.4% के साथ। फिर तीसरे स्थान पे राजस्थान। ये यहाँ पे जो दिया गया है ये इसलिए क्रम दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम में सीक्वेंस भी पूछ देता है, और कई बार ये होता है कि जो ऊपर के जो मुख्य 2-3 राज्य हैं उनको हटा के फिर जो चौथा से शुरू होता है और उसमें से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक साक्षर है। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद करना होगा। कम से कम अगर 5 आप याद करे रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनगणना 2011 के अनुसार देश में साक्षरता अनुपात, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अभी हम लोग राज्य देखे। अब केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो है लक्षद्वीप, 91.8 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे है। दमन दीव 87.1% के साथ दूसरे स्थान पे। उसके बाद से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 86.6% के साथ तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पे है दिल्ली। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ठीक है, अगला है न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा है, दादर नगर हवेली 76.2% के साथ, और पुडुचेरी है। फिर उसके बाद से चंडीगढ़ है 86% के साथ। ठीक है, हम देखेंगे कि पुरुष साक्षरता वाले राज्य, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस राज्य में है और न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में है। ठीक है, तो सर्वाधिक देखिए केरल साक्षरता में, ठीक है, और जीवन प्रत्याशा में, इसके बाद से लिंग अनुपात में, हर एक चीज़ में आगे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए केरल 96.1% के साथ पहले स्थान पे है। लक्षद्वीप 95.6% के साथ दूसरे स्थान पे।
मिजोरम 93.3% के साथ तीसरे स्थान, फिर गोवा और त्रिपुरा है। उसके बाद से न्यूनतम की बात करें तो बिहार वही पहले ही स्थान पे आ जाएंगे न्यूनतम में, मतलब कि सबसे लास्ट पैदान में, लास्ट से पहले स्थान पे बिहार 71.2%, अरुणाचल प्रदेश 72.6%, आंध्र प्रदेश 74.9%, फिर उसके बाद से मेघालय झारखंड है, ये 76% और 76.8% के साथ हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में साक्षरता अनुपात की में देखेंगे हम लोग कि महिला साक्षरता वाले राज्य सर्वाधिक और न्यूनतम, यहाँ पे होगा न्यूनतम, ठीक है। तो इसमें महिला में भी देखेंगे कि केरल पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे मिजोरम, फिर लक्षद्वीप, गोवा, त्रिपुरा, इनका प्रतिशत दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। इसके बाद से न्यूनतम में देखेंगे बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, ये न्यूनतम महिला जो साक्षरता वाले राज्य हैं। स्त्री पुरुष साक्षरता अंतर की बात करें तो वहीं पे हम लोग शुरू में ही साक्षरता अनुपात में मतलब देख लिए थे कि कितना पुरुष है कितना महिला है, उसमें अंतर कितना है, तो 16.3% का है। इसमें जो सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता अंतर में देखेंगे तो राजस्थान में 27.1%, झारखंड में 21.4%, फिर दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ है। इसके बाद से न्यूनतम में देखेंगे तो न्यूनतम अंतर मेघालय में है, यानी कि यहाँ की जो महिला और जो पुरुष हैं लगभग इनमें क्या है समानताएं हैं वो शिक्षा के मामले में। फिर मिजोरम, केरल और नागालैंड यहाँ पे न्यूनतम है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में साक्षरता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले क्रमशः सरचीप, देखिए ये 98.76 के साथ पहले स्थान पे है ये जिला है, और दूसरे स्थान पे है अजावल 98.50 के साथ दूसरे स्थान पे, जो कि ये किस राज्य में है, ये मिजोरम राज्य में है। देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले क्रमशः अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे मात्र जो साक्षरता है वो 37.32% है, और बीजापुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में ये 41.58% के साथ दूसरे स्थान पे है। भारत में साक्षरता दर 2001 की तुलना में 64.8% से बढ़कर 2011 में 73% हो गई, जो कि 8.16% अधिक है, यानी कि 2001 की तुलना में 2011 में जो इसकी जो साक्षर जनसंख्या है उसमें वृद्धि 8.16% की हुई है। फिर यदि साक्षर जनसंख्या की बात करें तो 2011 की तुलना में, ठीक है, जनसंख्या की बात कर रहा है, वहाँ पे प्रतिशत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या की तुलना में बात करें तो 2011 में 36.15% के वृद्धि हुई, ठीक है, साक्षर जनसंख्या में। भारत की साक्षरता दर में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे 1951 के दशक में भारत की जो साक्षरता दर था वो 18.33% था, और इससे बढ़कर 2001 में कितना हो गया, 64.8%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल जो 76.34 करोड़ लोग साक्षर हैं, यानी कि जो 121 करोड़ जनसंख्या में 76.34 करोड़ लोग साक्षर हैं, जिसमें स्त्रियों की संख्या 32.88 करोड़ है, तो ये भी पूछ लेगा, और 76.34 में से अगर माइनस करेंगे तो ये 32.88 माइनस करेंगे तो पुरुषों का निकल जाएगा। सबसे अधिक निरक्षरों की संख्या में कमी 1991 से 2000 के दशक में हुई है, यानी कि 1991 के बाद से जो साक्षरों की संख्या में क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व क्या होता है, देखिए किसी देश की जनसंख्या घनत्व का संबंध जनसंख्या और उस देश की भूमि से, ठीक है, यानी कि जिस देश में या किसी भी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी जिले में जो वहाँ की जनसंख्या होता है उसका घनत्व वहाँ के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उससे संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बात
वही हो गई लगभग। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382। देश में राज्य स्तर पर जनघनत्व में बहुत असमानताएं विद्यमान हैं, जैसे कि जनगणना 2011 के रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जहां जनघनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप असमानताएं देख सकते हैं कि कितना है, कहाँ 17, कहाँ 1106। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे दिल्ली में सबसे अधिक जनघनत्व है, वहाँ पे है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि अंडमान की बात करें, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जनघनत्व वाले राज्य, सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम। तो सबसे अधिक जनघनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जितने भी नीचे आंकड़े दे रहे हैं ये सब प्रति वर्ग किलोमीटर में ही है, ऊपर संकेत में दिया हुआ भी है। पश्चिम बंगाल 1028 के साथ दूसरे स्थान पे, केरल तीसरे स्थान पे, उत्तर प्रदेश चौथे और हरियाणा 5वें स्थान पे है। तो केरल का कितना है? 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हो गए। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 19 और हिमाचल प्रदेश 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ ये न्यूनतम राज्य हैं। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1961 में 1961 से 71 के बीच रही, जो कि कितना हुआ? 24.6% वृद्धि रही। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वही है, ये दोबारा से टाइप हो गया है। एकमात्र दशक जिसमें जनसंख्या घनत्व में कमी आई वो कौन सा है? 1911 से 21 के दशक में क्या हुआ कि वहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि थी, वृद्धि दर उसमें निगेटिव में आया था। ठीक है, -1.2। यदि इस दशक को छोड़ दिया जाए तो भारत के जनघनत्व में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 1991 से 2001 के दशक में जनघनत्व में 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 1991 से 2001 के दशक में जनघनत्व में 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जबकि 1991 की तुलना में 1.9 की कमी आई। ठीक, देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लें तो दिल्ली 11,320 के साथ पहले स्थान पे, चंडीगढ़ 9,258 के साथ दूसरे स्थान पे, पुडुचेरी 2,547 के साथ तीसरे स्थान और दमन दीव 2,191 के साथ चौथे स्थान पे है। वहीं न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दादर एवं नगर हवेली की बात करें तो ये 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लक्षद्वीप 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।